हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रैना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है, अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है। सुबह 10 बजे संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड रैना10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर ले। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना, मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड रैना10 लगाएं, अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है इनअप्रोप्रिएट चीज जो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 3 का सिलेबस। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको आने वाले एग्जाम के लिए। हम जब पेपर 3 की तैयारी करेंगे, देखिए जीएस पेपर 3 जो है ना गाइस, ये बेसिकली इसके अंदर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं। क्या क्या है 3 से 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। जीएस पेपर 3 में एक तो आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए आपने प्रीलिम्स के लिए साइंस पढ़ा तो आपने बिल्कुल बेसिक साइंस पढ़ा, जनरल साइंस पढ़ा, और मेरी क्लास में आप आते रहे तो आपने बेसिक्स के अलावा अपर लेवल भी साइंस का क्लियर कर लिया, ठीक है। तो साइंस एंड टेक यहाँ पे कवर हो जाता है। दूसरा आपको इकोनॉमी का एक कहते हैं ना एनालिटिकल पैटर्न आपको हमारे साथ यहाँ पर स्टडी करना है। तीसरा आता है बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई आपदा प्रबंधन, यानी कि अलग अलग आपदाओं को किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे हमारे देश में, इसके लिए कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। और चौथा आएगा बच्चों एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट, ये चारों चीजें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी अपने इस सेशन में। तो डेली हम 1 से 2 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। डेली 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका जनवरी में मेंस का पेपर नहीं आ जाता है। तब तक मैं आपको जीएस पेपर 3 के कम से कम 100 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। 100 क्वेश्चन मेंस के मैं आपको प्रॉपर राइटिंग के साथ मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। और बच्चों इसका जो साइनॉप्सिस होगा, मेंस का जो साइनॉप्सिस होगा, यानी कि मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सैंपल आंसर क्या बनना चाहिए, जैसे आप सैंपल क्वेश्चंस करते हो, सैंपल आंसर्स करते हो। गाइस लोगों की दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई है, हमें अभी भी पटाखों की आवाज आ रही है। मतलब दिवाली गए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन स्टिल पीपल हैव द हैंगओवर ऑफ दिवाली। कोई बात नहीं। तो बच्चों हम 100 से 150 क्वेश्चन का मतलब मैं लेके चल रही हूँ टारगेट। और हमारे पास है नवंबर, हमारे पास है दिसंबर, और हमारे पास है जनवरी। तो अगर हम एक दिन में 1 से 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, तो 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 90 में से मान लीजिए 10 वर्किंग दिन काम नहीं हुआ, तो 75 दूनी 150, यानी कि 150 क्वेश्चन हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस एक बार स्टडी दिखा देती हूँ। सिलेबस क्या क्या है, और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है आपने। जो आज बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनको भी करना है, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको भी करना है। तो बच्चों चलिए तीनों का कंबाइंड सिलेबस यूपीपीएससी ने जो आपको दिया है एक बार मैं चेकआउट करती हूँ। अच्छा एक चीज और हमको बतानी है, प्रशांत खुद से लिखने के लिए ना मैं ग्रुप पर दूंगी, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी देंगे। और ऐसा हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन करा दिया, एक आपको प्रैक्टिस में दे दिया, और वो जो प्रैक्टिस में दिया उसको अगले दिन हम लोगों ने स्टडी करा। तो आप लोग अपने अपने पास कॉपी पेन लेके बैठा करिएगा और मैच करिया करिएगा कि आपने भी क्वेश्चन को रेलेवेंट तरीके से सॉल्व करा है अपनी कॉपी में कि नहीं करा है। बच्चों ये जो मेरी क्लास है ना, ये 7 से 8 वाली, ये उन बच्चों के लिए जो सीरियस है। ये मजाक की क्लास नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ, ना आप मजाक कर रहे हैं अपने साथ, और ना आप मजाक कर रहे हैं अपने समय के साथ। तो ये बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स जो है आने वाले 1-2 साल के अंदर, जिनका लक्ष्य है कि भाई एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज इसको सीरियसली आपको बच्चों मेरे साथ बैठकर प्लीज इस क्लास को आपको अच्छे से इसका फायदा उठाना है। कहते हैं ना फायदा उठाइए क्लास का, तो फायदा उठाना है आपने, ठीक है। अब वो कैसे उठाया जाएगा वो आप क्लास अटेंड करेंगे जब आपको पता चलेगा। तो चलिए पहले टॉपिक एक बार देख लेते हैं बच्चों। सिलेबस आपका कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि अब यूपीपीएससी ने आपको सिलेबस दे दिया कि भाई भारत में आर्थिक व्यवस्था क्या है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इन्होंने दूसरा टॉपिक दिया है ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, यानी कि जब से हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के आज इतने साल बाद हम लोगों ने क्या अचीव करा। इसमें 5 ईयर, प्रत्येक जो 5 ईयर प्लान आपका 12-13 5 ईयर जो प्लान हुए, तो उन 5 ईयर प्लान में क्या क्या अचीवमेंट हुआ, कहां से आगे कितना % जीडीपी उतार हुआ चढ़ाव हुआ। नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा, उसका क्या रोल है, कैसे बना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हर क्लास में मैं आपको कम से कम एक बार तो बता देती हूँ कि एसडीजी गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 आज ही हमने अपनी प्लस क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। तो बच्चों ये गोल्स के बारे में किसने बताया था, कौन सी संस्था ने एसडीजी गोल्स को लागू करने की बात करी है, यूनेप। आज ही हमने अपनी प्लस क्लास में पढ़ा है एनवायरमेंट की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द एसडीजी कमेटी। एसडीजी कमेटी जो 17 गोल्स हैं पूरे विश्व के पास, उसमें ये काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो दूसरा सिलेबस में आपका टॉपिक दिया है, उसमें बोला गया है गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, यानी कि सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो बच्चों यहाँ पर हम जितनी भी योजनाएं जो चली हैं गवर्नमेंट की, और पॉवर्टी के बेसिक से लेकर कितने प्रकार की पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी का कारण क्या है, पॉवर्टी का इंडेक्स क्या होता है, इंडिया में अलग अलग लेवल की कौन सी पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, एक न्यूट्रिशनल पॉवर्टी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट 4 तरीके का होता है। तो पहले तो भाई जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अब उस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉवर्टी का व्याख्यान करना है, ठीक है। जैसे सिंपली 12वीं में आपने कभी पेपर दिया होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एक्स वाई जेड, प्लीज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी वही होगा कि आपको अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी, अलग अलग प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से कौन से लॉज बने हुए हैं, कौन सी योजनाएं हैं भारत सरकार की, स्पेशली यूपी में किस तरीके से हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की हम लोग बात करते हैं, अब वो चाहे जेंडर बेस्ड इक्वालिटी हो, चाहे माइनॉरिटी वाला सिस्टम हो, चाहे वो बच्चों बैकवर्ड क्लासेस या आरक्षण का मामला हो, या फिर वो महिला विचारधारा के ऊपर बात हो। तो बच्चों इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत कहते हैं ना क्लीनली एकदम चीज को क्लैरिफाई करके चलना है। समावेशी विकास में हम फिर वही डाल देंगे कि किस तरीके से देश की मुख्य धारा में, ठीक है, जो जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट की प्रोविजन स्कीम है, किस तरीके से उनको साथ में जोड़ा जाएगा यूपी की सरकार के साथ, या यूपी की सरकार, क्योंकि हम यूपी का पीसीएस दे रहे हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा सेंट्रल के अलावा यूपी के ओर ही मेन रहेगा कि भाई अब योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 4 साल में, है ना, करंट परिप्रेक्ष्य में क्या क्या डेवलपमेंट करा, पंचायत के लिए क्या हुआ, रोड्स के लिए क्या हुआ, मिड डे मील्स का क्या हुआ, शिक्षा अभियान का क्या हुआ, है ना, और महिला साक्षरता को लेकर क्या हुआ, न्यूट्रिशनल पोषण को लेकर हमने क्या व्यवस्थाएं करी। तो बहुत बच्चों इतना सारा कुछ इसके अंदर आता है मटेरियल कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अच्छा तीसरा आता है गवर्नमेंट का बजट, सीधा सीधा आपसे
बजट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, बजटरी एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, यूपी का बजट और सेंट्रल बजट इनमें आपस में क्या कहाँ पे ये कोलाइड है, कहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी आती है ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होगा। उसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ पर जो चौथा टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है मेजर क्रॉप्स, यानी कि यूपी की मुख्य फसलें, इरिगेशन की प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम, किस तरीके से फसलों को रखा जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, मार्केटिंग किया जाए, और किसानों के लिए किस तरीके से हम लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों ये पूरा जो सेगमेंट है ना ये एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। तो एग्रीकल्चर में अब जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में गन्ना है ना, यूपी में आलू, और इरिगेशन प्रणालियां, जैसे क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई पुराने टाइम से जब से मुगल भारत के अंदर रहकर गए तो इरिगेशन प्रणाली क्या रही भारत में, उसके बाद कैसे कैसे सिस्टम चेंज हुआ है ना। अब जो भी हम लोग फसलें अपनी उगाते हैं उन फसलों को उगाने के बाद उन्हें कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट उनके प्राइसेस तय करती है, किस तरीके से मंडी में उनके प्राइसेस तय होते हैं, इससे किसानों को क्या लाभ है, किसान किस तरीके से सेंट्रल योजनाओं का फायदा उठाएंगे, ये सब कुछ बच्चों इसके अंदर आएगा, एनालिसिस ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद अब चौथा टॉपिक वही आ गया सब्सिडी, एमएसपी की बात हो गई कि भाई आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो या पीडीएस, जैसे राशन की व्यवस्था है या राशन की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, ऑब्जेक्टिव हो गया, फंक्शनिंग हो गया, लिमिटेशंस हो गई, है ना। बफर स्टॉक की हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट की हमें यहाँ बात करनी है, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिशन, जैसे अभी इस साल इंडिया में हॉर्टिकल्चर मिशन बच्चों आपको पता होगा, जिसमें 28 फसलें हैं, सारी फल और सब्जियां हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उन 28 फसलों को हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर रखा जाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, और उसमें इन फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ के साथ उनके रखने की सहूलियत, उनको आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फार्मर्स को उनका प्रॉपर प्राइसिंग, तो ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत के अंदर कितनी इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी सेक्टर में आती है कि सेकेंडरी सेक्टर में आती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या चीज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सातवां टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में कि भारत में जब जब हम आजाद हुए, है ना, आजादी के बाद सन 1947 के बाद बच्चा लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भारत में भूमि को लेकर कौन कौन से आंदोलन हुए, भूमि को लेकर कौन कौन से कानून हुए, क्या फायदा हुआ, जैसे टेनेंसी सिस्टम को हटा दिया गया, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, ये तो इस तरीके के जो सिस्टम थे, लैंड को दोबारा से पट्टे पे डाला गया, चकबंदी सिस्टम को दोबारा से रिलैप्स किया गया, तो ये सारी चीजें बच्चों एक एक करके धीरे 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 हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग जो भी थियरी हमको जरूरी है वो थियरी हम लोग इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों एलपीजी वाला थ्योरी आ जाता है इकोनॉमी का, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इनका इकोनॉमी में 1992 के बाद क्या प्रभाव पड़ा, हमें क्या फायदा हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन कौन से चेंजेस आए, वर्कर्स एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, किस तरीके से उनके वेजेस और बोनस एक्ट में परिवर्तन आया, किस तरीके से हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा कितना विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इसमें हम लोग ऊर्जा, हाँ, और पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स मतलब के बंदरगाह, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, मतलब ओवरऑल, मतलब आपको कोई जगह नहीं छोड़नी है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। अब इसमें जनरल साइंस अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अब आपको न्यूक्लियर फ्यूल नहीं पता तो आप न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं समझ पाएंगे, आपको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता तो आप नैनो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, आपको बायोजेनेटिक्स नहीं पता तो आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। समझ आ गए? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द मेजर इंप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। अब आप सोचिए, इफ यू डोंट नो अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ कैन यू राइट एन एसे, हाउ कैन यू राइट अ 12 मार्क्स आंसर टू दिस कंटेंट। तो पहले तो अब मान लीजिए यही क्वेश्चन उठा लेते कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और हेल्थ सेक्टर को लेकर ये क्यों जरूरी है। तो भाई पहले आपको क्या करना था उस क्वेश्चन में, आपको पहले नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करना था, आपको पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना था कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी इस साल में फर्मियोन ने इसकी खोज करी थी, इसका ये मतलब होता है, इसके यहाँ यहाँ हम यूज कर सकते हैं,
कौन कौन सी चीजें हैं जो उस समय पूरे वर्ल्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और सक्सेसफुल है। उसके बाद फिर हमें हेल्थ सेक्टर को पकड़ना था। अब हेल्थ सेक्टर में जीन थेरेपी उठा लीजिए, या लोकलाइज्ड सर्जरी उठा लीजिए, या स्टेम सेल थेरेपी उठा लीजिए, या बच्चों किसी भी तरह का जेनेटिक कोडिंग उठा लीजिए, मतलब कुछ भी उठा लीजिए, वो आप सारे एग्जाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर दे सकते थे। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स साथ में पता होना चाहिए कि भाई हमने नैनो टेक्नोलॉजी में क्या 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 किया हुआ है। बच्चों क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। तो आई यू गेटिंग कि मेंस के लिए तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेंस के एग्जाम में जब आप बैठने जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपको ये नहीं देखना ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है या ये क्वेश्चन साइंस का है, या इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी क्यों मैं अड़ा दूं, या इस क्वेश्चन में इकोनॉमी का क्या काम है। ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना। अब भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन को आपको हर तरीके से, मान लीजिए अब आपसे पूछा गया कि एनवायरमेंट का, जीडीपी का, बढ़ते हुए जीडीपी का, गिरते हुए जीडीपी का एनवायरमेंट से क्या मतलब है। तो जैसे मैंने आज आपको प्लस क्लास में बोला कि यहाँ पर आप कुजनेट कर्व को लगा देंगे। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों सारी चीजों को ओवरऑल आपको लेकर चलना है। अगला और समझ लीजिए, आईसीटी, आईसीटी में स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया। सब कुछ प्लस पे पढ़ा चुकी हूँ मैं, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, केवल उस सारे रॉ डेटा को इकट्ठा करना है और उसे क्वेश्चन के तरीके से आपको जज करना है, क्वेश्चन के तरीके से उसको बनाकर रखना है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी सीधा सीधा लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स की बात कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ना, आईपीआर की बात कर रहा है, डिजिटल राइट्स की बात कर रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर सारा पॉल्यूशन आ गया, सारे लॉज आ गए, ठीक है, सारा ईआईए हो गया, ईआईए में आपको अलग से करवाऊंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया कि किस तरीके से कौन से लॉ है, एनडीआरएफ कैसे काम करती है, ठीक है। तो बच्चों जो जो मेरे विषय के अंदर आएगा वो सारा मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि यूपी की इकोनॉमी का स्पेशल एक नॉलेज क्लास हम जरूर लेंगे कि भाई यूपी में स्टेट बजट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम, ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये हमें अलग से एक क्लास हम इसकी करेंगे ताकि ये डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाए और इस डेटा से आप आने वाले जनवरी के एग्जाम के लिए आप लोग गाइस तैयारी करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो थोड़ा थोड़ा अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेंस का पेपर जितना खतरनाक है उतना खतरनाक नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि बस चीजें याद रहनी चाहिए उस टाइम पर क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी गाइस, क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखिए ये लगाया है, आज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगाया है। अभी इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताऊंगी कि आंसर राइटिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर लेखन जब आप करते हैं तीन चीजें होती है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने उसको एनालिसिस करा, उसमें कीवर्ड्स आपको निकालने होते हैं बच्चों। कीवर्ड्स मैं अभी आपको कीवर्ड्स निकालना सिखाऊंगी, कीवर्ड्स निकालने हैं। उसके बाद फिर अब उस कीवर्ड जब आपके सामने आ जाते हैं, अब आपको क्या करना है, आंसर को तीन भागों में बांट देना है। नंबर वन भाग होता है, नंबर वन पार्ट होता है क्वेश्चन का ओवरव्यू, ठीक है, मतलब एक सारगर्भिता या जिसको आप बोलते हैं साइनॉप्सिस। सेकंड आता है बॉडी, बॉडी बॉडी मतलब जहां पर आपको मेन कंटेंट लिखना है उस क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा पार्ट बच्चों उसके अंदर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब कि मान लीजिए आपसे किसी चीज में आपकी रिकमेंडेशन मांगी गई है कि भाई क्या हो सकता है, जैसे आप एथिक्स का मान लीजिए पेपर देते हैं तो एथिक्स के पेपर में अक्सर वे फॉरवर्ड लिखा जाता है कि भाई अगर आप एक सिविल सर्वेंट है और आप ऐसे ऐसे वहां पर गए और आपके सामने एक जो है दंगा भड़क गया है एक मुद्दे को लेकर, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। और चौथी चीज होती है बच्चों कंक्लूजन, यानी कि फाइनली इसका कंक्लूजन क्या रहा। तो ये किसी भी आंसर राइटिंग को जब आप बच्चों फॉलो करते हैं तो वहां पर ये चार चीजें आपको हमेशा जो है मेंशन करनी है। तो अब मैं आपको कीवर्ड चूज करना बताऊंगी कि कीवर्ड्स हम लोग कैसे चूज करते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये 250 वर्ड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है अभी, ठीक है।
तो अब आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट के संदर्भ में डिस्कस द इश्यूज प्रेवलेंट इन द ट्रेड रिलेशन ऑफ द टू कंट्री। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको पहले तो यही देखना है कि कीवर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे रिलेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे दो कंट्रीज की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर 1 इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है ये नंबर 1, और नंबर 2 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां पर आ जाएंगे, या अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक संबंध यहां पर आ जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो अब आपने कीवर्ड्स पकड़ लिए। अब ये तो कीवर्ड्स हो गए कि भाई अब हमें व्यापारिक लेवल पर बात करनी है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करनी है। किस किस के बीच में बात करनी है? अमेरिका और इंडिया। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पेपर में कि अमेरिका और इंडिया का दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से चलता है हमारा, इंडिया का बहुत सारा जीडीपी यहीं से कंट्रोल हो रहा है एट प्रेजेंट। तो अब आपको यहाँ पे बताना क्या है ना। अब आपको दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे क्रिटिसाइज, वहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, डिस्कस कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है या रिकमेंड कर रहा है, हाँ, या वो आपसे इवैल्यूएशन मांग रहा है कि भाई इसका इवैल्यूएशन करिए, है ना, कि बात सही है कि नहीं है, सही कि गलत है। तो अब आपसे वो पूछ रहा है डिस्कस, तो यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर बॉडी यानी कि कंटेंट में क्या चाहिए, अब वो है मेन। तो 2 मिनट लीजिए और सोचिए क्या आना चाहिए, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करें। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। बच्चों 5 मिनट लें, जो आपको पता है, जितना आपको आता है, जितना आपको नॉलेज है, उस बिहाफ पर। हाँ हाँ सॉरी। बताइए बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में आंसर्स में कैसे कैसे आप आंसर्स बनाएंगे, क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को हैंडल करने की। 5 मिनट दिए मैंने आपको सोचने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाए आप बच्चों, डेली जब भी 7 से 8 की क्लास में आएंगे तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है मेरी क्लास में। अब मैं समय नष्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बताती हूँ कि अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बच्चों आपसे सिंपली पूछा था कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस आपसे पूछ रहा है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिया और यूएस का ट्रेड के कुछ फैक्ट्स बता देने हैं, इंडिया अमेरिका के कुछ ट्रेड फैक्ट्स आपको बता देने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको जो अप्रोच करना है, अब आपको दोनों चीजें बतानी है, अच्छी बात भी बतानी है, इश्यूज भी बताने हैं, और क्या चैलेंजेस है अमेरिका के साथ जब हम ट्रेड रिलेशन रखते हैं, तो इश्यूज भी डिस्कस करने हैं और चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, और तीसरी चीज कि आगे बेटरमेंट क्या हो सकता है, यानी कि योर कंक्लूजन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रेड फैक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया और अमेरिका में ट्रेड फैक्ट क्या क्या होना चाहिए, तो नंबर 1 देखिए, अमेरिका, अब जैसे एक फैक्ट आपको पता ना होना चाहिए बच्चों कि इंडिया और अमेरिका, ठीक है, ये इनका जो व्यापारिक संबंध है वो कुछ इस तरीके से है कि बच्चों हम हमेशा यहाँ पे प्लस में जाते हैं। प्लस का मतलब होता है ट्रेड सरप्लस, मतलब कि कहने का मतलब है कि हम यहाँ नुकसान में नहीं जाते। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं सन 2019-20 की, तो
इंडिया और अमेरिका का हमेशा ट्रेड सरप्लस गया है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि फायदा हुआ है, मतलब हमें घाटा नहीं हुआ है ना, हम हमेशा फायदे में रहे हैं, है ना। और बिल्कुल फैक्चुअल अगर फिगर बताऊं तो बच्चों एक बात समझिए कि इंडिया और यूएसए का जो आपसी ट्रेडिंग हुआ था पिछले साल, वो यूएसडी 88.75 बिलियन डॉलर में पहुंचा था। ठीक है, ये अब फैक्ट हो गया। अब ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरी बात ये कि लेटेस्ट अब क्या अपडेट आई है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अप्रोच, अभी एक न्यू यूएस अमेरिका ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों लॉ पास किया। उसमें इन्होंने बोला कि भाई अब हम लोग जो है, जो न्यू एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया है, उसमें क्या बोला गया, अमेरिका ने बोला ये बात कि भाई we are no longer interested in maintaining in securing a bilateral free trade agreement, यानी कि एफटीए। क्या बोला जाता है इसको, हाँ, एफटीए। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बच्चों अगर आपको कहीं भी लगता है कि चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उन्होंने बोल दिया दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए, तो ये फैक्ट आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब अगला चलती हूँ। तो ये तो रहा कि भाई फैक्ट्स क्या रहे। अब बच्चों इश्यूज क्या है, अब हम थोड़े से इश्यूज डिस्कस करेंगे कि अगर हम अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित रखते हैं आगे के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज है। तो नंबर वन, बच्चों सबसे पहला जो इशू का मुद्दा है वो है टैरिफ, यानी कि भाड़ा। ठीक है, अब देखिए अमेरिका का व्यापार चलता है डॉलर में, तो टैरिफ यहां पर बच्चों दोनों ही कंट्रीज का टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर क्या होता है, मतलब कि बाधा है, कोई चीज यहाँ पे बहुत सस्ती है वहां पे महंगी है, कोई चीज यहाँ पे महंगी है वहां पे बहुत सस्ती है, तो इसको कहा जाता है बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिलेटेड बैरियर, यानी कि बाधा। ठीक है, दोनों के बच्चों जो मतलब के ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और साथ में ट्रेड रेगुलेशन जो नियम कानून है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे यहाँ बच्चों लीटर में मापन होता है, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि ट्रेड प्रैक्टिसेस अलग क्यों है। हमारे यहाँ किसी लिक्विड चीज को लीटर में नापते हैं और वहां पे नापते हैं ओज में। हाँ, हमारे यहाँ किसी चीज को नापते हैं ग्राम्स में, ठीक है, और वहां पे नापते हैं बच्चों आउंस में। अब हमारे यहाँ सोने को 10 ग्राम्स के हिसाब से, हेलो आर वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अब हमारे यहाँ सोने को 10 ग्राम के हिसाब से नापा जाता है बच्चों, वहां पे आउंसेस के नाम से, मतलब आउंसेस के हिसाब से सोने को मापन किया जाता है। यहाँ पे लीटर में ओज चलेगा, वहां पे किलोग्राम की जगह वो लोग पाउंड्स को कंसिडर करते हैं, पाउंड्स। ठीक है, तो अमेरिका के साथ अगर हम ट्रेड रिलेशन मेंटेन करते हैं, एक समानता होनी चाहिए ना भाई, जैसे यूनिट्स की समानता हो गई, या मापन मेजरमेंट की समानता हो गई, या वेट प्रैक्टिसेस की समानता हो गई, तो देखो ये ट्रेड बैरियर हो जाता है ना। यहाँ पर ये एक बाधा की तरह, ट्रेडिंग में एक बाधा की तरह काम करेगा। कुछ चीजों को वो लोग दर्जन के हिसाब से बांटते हैं, कुछ चीजों को वहां पे आउंसेस के हिसाब से, समझ गए ना, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि ये एक तरीके का टैरिफ, और जो प्रैक्टिसेस है, ट्रेड प्रैक्टिसेस है, वो एक तरीके से यहाँ पर बाधा का कारण बन रही। ठीक है, अच्छा अब दूसरा आ जाओ, दूसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ आपसे। बच्चों यहाँ पर अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों की जब बात होती है तो हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जीएसपी, यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम
ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम। क्या चीज है बच्चों, ये क्या चीज है? ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम। कोई बच्चा जो ऑनलाइन बैठा है मुझे बता सकता है? बच्चों ये लास्ट ईयर जून 2019 से ही शुरू हुआ है। ये जीएसपी प्रोग्राम 2019 से शुरू हुआ है। और इसमें पता है क्या करा है अमेरिका ने? जो कुछ चीजें ड्यूटी फ्री, जो वो ड्यूटी फ्री कुछ चीजों को दे देता था, तो बच्चों ड्यूटी फ्री हटा दिया है उन्होंने, विड्रॉ कर लिया है। यानी कि ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स जो है, मतलब कि उसपे जो वो टैरिफ नहीं बटोरते थे, अब उन्होंने उसको टैरिफ के अंदर ला दिया। तो ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स को विड्रॉ कर लिया गया है यहाँ पर, है ना, इंडियंस के लिए। तो प्रेफरेंसेस प्रोग्राम ये है कि भाई किन चीजों पे ड्यूटी लगाया जाएगा, किन चीजों को के व्यापार में क्या रेगुलेशंस हैं उनको एक बार रिलैप्स किया जाएगा। तो ये है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा और बताती हूँ आगे। तीसरा एक पॉइंट आप यहाँ और डाल सकते हो एज पर माई नॉलेज, सर्विसेज की बात हम कर सकते हैं। यानी कि बच्चों इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के लिए सर्विसेज में, यानी कि वीजा की जो पॉलिसीज है, आपको पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारी वीजा पॉलिसीज को शफल किया था। ठीक है, HB1 वीजा हो गया या टेम्पररी वीजा हो गया, वर्किंग वीजा हो गया, इसको लेके बच्चों काफी सारे जो मतलब रेगुलेशंस थी उनको अपसाइड डाउन किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि जितने भी इंडियन नेशनल थे जो अमेरिका में काम कर रहे थे, उनके लिए ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया, उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो। और इसमें ठीक है, तो सर्विसेज फैक्टर यहां पे आ गया आपका। अच्छा, और आप इसमें बच्चों लिख सकते हो, देखिए अमेरिका से कुछ लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया की कुछ कंपनी वाले अमेरिका भेज रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं बच्चों, है ना, उनके सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को लेकर कुछ रेगुलेशंस को अपसाइड डाउन किया गया है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे पकड़ सकते हो आप। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पकड़ सकते हो? जैसे कि एग्रीकल्चर में हम क्या पॉइंट रख सकते हैं, हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस में दिक्कत क्या है, क्या एजेंडा है, क्या प्रॉब्लम है। अब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कर सकते हो बच्चों, देखो अब दोनों को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपको पता है कि पहले भी बहुत मामलों में बहस हुई। अमेरिका ने बोला बासमती चावल तो मेरा है, उन्होंने बोला कि भाई हल्दी के अंदर जो कुक्यूमिन नाम का जो एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है वो तो मैंने खोजा, गौमूत्र में जो केमिकल्स मिलते हैं वो मैंने खोजे। अब उसने इस बात पे क्लेम किया था, ये कई साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। अब ये जो सारे मुद्दे होते हैं ना, इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, IPR। ठीक है, अब बच्चों एग्रीकल्चर को लेकर और अमेरिका में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि सपोर्ट मार्केट को अस्त व्यस्त करने की पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल इश्यूज है यहाँ पर। ठीक है, सैनिटरी में फाइटो सैनिटरी पॉइंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, IP प्रोटेक्शन। कुछ चीजों को वो लोग कह रहे हैं कि मैं IP के अंदर डालूंगा, इंडिया वाले कह रहे हैं नहीं ये तो मेरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, मेरी जैव विविधता का पार्ट है। ठीक है, अब स्पेशल, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, स्पेशल 301 प्रायोरिटी वॉच। स्पेशल 301 प्रायोरिटी वॉच, ये बच्चों बेसिकली जितने भी पेटेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में जो मुद्दा बने हुए हैं, 301 प्रायोरिटी वॉच यानी कि 301 पेटेंट के मुद्दे जो हैं,
ये भी आप यहाँ से उठा सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना, ट्रेडिंग के लिए कि भाई वो कह रहा है मेरा है, आप कह रहे हो मेरा है, ये तो मेरा इंडिया से बिलोंग करता है, तो ये भी एक यहाँ पर इश्यू बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बच्चों यहाँ पे लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है ना, फोर्स लोकलाइजेशन प्रैक्टिसेस। फोर्स लोकलाइजेशन प्रैक्टिसेस क्या कहती है बच्चों? फोर्स लोकलाइजेशन प्रैक्टिसेस कहती है कि भाई इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हैं, इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हैं और हम जॉब्स दे रहे हैं, सारे कंट्रीज वालों को डेटा स्टोर कर रहे हैं, अपना कंटेंट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का जो न्यू डेटा बच्चों लोकलाइजेशन है, डेटा सेंटर है, जो भी हम ऑनलाइन मीडियम से चीजें स्टोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें अमेरिका पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये फायदा भी है ना। अब अमेरिका से साथ अगर आप ट्रेड रिलेशन बना के चलते हो तो ये आपको फायदा मिलेगा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर आईटी प्रैक्टिसेस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल डेटा लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, या सर्विसेज को लेकर है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा है, या वीजा पॉलिसी है, या रिहेबिटेशन है, मतलब कोई बंदा वहां जाके बसना चाहता है, इंडियन कोई जाकर वहां पे अपना काम, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए बच्चों बहुत सारी समस्याएं, वहां की कंपनी जो है they are not at all ready, American federal government is not at all ready कि वो सारी चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट करे, कहते हैं ना खुले दिल से एक्सेप्ट करना, तो वो बात अभी नहीं है। हेलो प्रिंस कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट, इंडिया वाले अगर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब मान लीजिए Amazon जो है, Amazon हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये बहुत बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट है, या वॉलमार्ट है ना, तो अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वहां पर, तो क्या हुआ, फ्लिपकार्ट था तो इंडियन, लेकिन अमेरिका ने उसको खरीद लिया, यानी कि जो इंडिया को फायदा होता, अपनी उनकी कंपनी अगर ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही है, उनको जो फायदा होता, तो वो अमेरिका ने क्या करा, फ्लिपकार्ट को अपना लिया, और फ्लिपकार्ट को अपनाने के बाद जब वो उन्हीं के एसेट में आ गया, तो जो इंडिया का यहाँ से ट्रेड बेनिफिट होना था वो खत्म हो गया, आ गया। अमेजोन उनकी है, अब अमेजोन वाले इंडिया में बच्चों काम कर रहे हैं, अमेजोन वाले इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन फायदा इन्वेस्टमेंट तौर पे किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है फायदा, ठीक है। डिफेंस ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इस समय सबसे हॉट जो मुद्दा है इंडिया अमेरिका का, वो है डिफेंस ट्रेड, यानी कि इंडिया में जितनी भी डिफेंस की पॉलिसीज हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो बच्चों यहाँ पर इंडिया को भी फायदा हो सकता है, इंडिया को यहाँ फायदा है क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजीज मिल रही है वहां से, ठीक है। और तो अब हुआ हो क्या, अब इस पूरे मुद्दे का अंजाम क्या हो, भाई हमने क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका जो है इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, इश्यूज क्या है, तो इश्यूज मैंने आपको बता दिए भाई, मैंने आपको जीएसपी बताया, मैंने आपको ड्यूटी फ्री टैरिफ पॉलिसी बता दिया, वीजा पॉलिसी बता दिया, इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल बता दी, ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन में इरेगुलरिटीज है, वो आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अब एंड तौर पे हो क्या सकता है, मतलब नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हम मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा दें। मल्टीलेटरिज्म क्या होता है बच्चों की, देखिए इंडिया जब भी अमेरिका से ट्रेड करता है तो कोई बहुत बड़ी डील तो वो करेगा नहीं, तो यहाँ पे अमेरिका को चाहिए कि वो इंडिया के साथ एक हार्मोनियस या पॉजिटिव ट्रेड पॉलिसी एजेंडा को मेंटेन करे, पहला बात, यानी कि वो कहते हैं ना कि इक्वालिटी वाला लेवल लेकर आए, उनके लिए चीजों को बैरियर ना बनाए, जैसे टैरिफ बैरियर बना दो या रेगुलेटरी पॉलिसीज को बैरियर बना दो, ये मत करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि जो भी इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है बच्चों, उनके यहाँ जो भी प्रैक्टिस है वो उसको सपोर्ट करे, है ना, उनके लिए वो मतलब कॉम्पिटिटिव तो रहे, ओपन भी रहे, लेकिन उनको सपोर्ट करे, मतलब पॉलिसीज ऐसी ना हो कि वो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को कंट्राडिक्ट करे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों, वी कैन इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडिया की जीडीपी में अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन का दर बच्चों बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो उसके द्वारा भी बच्चों इंडिया अमेरिका के एट पार, मतलब के जो हम कुछ चीजों पे उन पे डिपेंडेंट है, तो वो चीजें भी उससे भी हम कोप आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया हो गया, वहां पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आपके जो आईटी को लेकर इश्यूज है वो हम लोग कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं।
डायरेक्ट एफडीआई को लेकर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका के जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं हम उसको प्रेवलेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। स्मार्ट, जैसे इंडिया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है, हम लोग पूरे इंडिया में 5G नेटवर्किंग बिछाने की बात कर रहे हैं, है ना। स्मार्ट सिटी के तहत अभी आपको पता है यूपी में बोला गया है कि भाई घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, उसके लिए अलग से एक एम्पैनलमेंट हो रहा है, घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, है ना। तो बच्चों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ से हम कोप आउट करके और जो एक इकोनॉमिक बैरियर जो बना हुआ है अमेरिका के साथ उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात रही कि ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, अब इसका जो आंसर मैंने आपसे डिस्कस करा है आप कितना समझे या अब इसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए गाइस हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो प्रतिदिन हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सैंपल आंसर्स मैं बनाऊंगी, वो सैंपल आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरीके से जो भी ग्रुप है वहां पर बच्चों पोस्ट कर दिया जाएगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्वेश्चन का फाइल बनाते चले और सैंपल आंसर्स की तरह आप उसको तैयार करते चले। ठीक है, समझ आ गया गाइस? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो ब्रेन में तो पूछ सकते हैं। कल से कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चंस आपके साथ डेली डिस्कस करें, क्योंकि आज क्लास भी लेट शुरू हुआ था और हम थोड़ा सा आपको आज सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को अरेंज करना है और कंटेंट में क्या होना चाहिए। कोई अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट आ रहा हो ब्रेन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आ रहे हो। ठीक है, अब चूंकि आज पहला क्लास है तो इसको हल्का सा वार्म अप हमने किया, आपको समझाने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से आपको मेंस के पेपर में, देखिए प्रीलिम्स देंगे तो मेंस तो फेस करने के लिए तैयार रहिए, और जितना अच्छा मेंस का तैयारी करेंगे प्रीलिम्स उतना अच्छा होता चला जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, प्रीलिम्स से मेंस की तैयारी नहीं होती है, मेंस से प्रीलिम्स की तैयारी होती है, हमेशा उल्टा चलता है। तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़े बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अपना फीडबैक हमें जरूर दें। इस क्लास को जो बच्चे बाद में देखें अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में अगली क्लास में, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस आज हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप लाइक एंड शेयरिंग द वीडियो। शुरू करा था, और गाइस अभी तक मैंने आपको जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड जितना भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, सारी कमेटीज और जो लेआउट रहा वो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके साथ पूरा डिस्कस किया। लास्ट क्लास में मेरा जेआरएफ जूलॉजी में है, जूलॉजी। तो गाइज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है हमारा वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने जो मेंस का क्वेश्चन आपको कराया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम विश्वेश्वरैया एंड अलोंग विद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन दोनों का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडिया के रिकंस्ट्रक्शन में कैसा रहा, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वहीं से आगे बढ़ूंगी। आज जो हमें डिस्कस करना है गाइज, आज हमें डिस्कस करना है 5 ईयर प्लानिंग। आज हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे ताकि कल से नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मूव ऑन हो सके। 5 ईयर प्लानिंग भारत में पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन के बनने के बाद 1951 से शुरू हुआ, है ना। तो बच्चों पहला पंचवर्षीय योजना जो था, मैं आपको केवल रिवीजन के तौर पर ये सब करवा रही हूँ, एंड आशा करती हूँ कि ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बच्चों पेट का सिलेबस से लेकर और यूपीएससी के मेंस के सिलेबस तक ये आपको पढ़ना ही होता है, इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो 1951 से लेकर 56 को इस मॉडल को, ये पहला मॉडल था हमारा आजाद भारत का, और इसका नाम हमने रखा था हैरेड डॉमर मॉडल। व्हाट डू वी कॉल इट गाइस? हैरेड डॉमर मॉडल। ठीक है, और बच्चों पहला आपको मैंने बताया ही था कि जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहला जो हमारा फोकस था वो इस बात पे था कि देशवासियों के पेट में 2 रोटी का मतलब अन्न हमारे देश में होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी हम लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए।
खस्ता हालत थी भारत की, और आजादी के जस्ट बाद थोड़े साल लगे संभलने में, और 51 से हमने प्लानिंग शुरू करा। और यहाँ पे चूंकि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, आज भी है, और उस समय भी बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए गाइस, पहला मॉडल कृषि पर आधारित था, हैरल्ड डॉमर मॉडल इसको कहा जाता है, ठीक है, और कृषि पर आधारित था। बच्चों, दो व्यवस्थाएं इसके अंदर जारी की गई थी, एक कृषि और दूसरा कृषि के लिए एक बहुत मूलभूत जरूरत होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इरिगेशन या सिंचाई, ठीक है। तो अब सिंचाई को उसमें बच्चों प्राथमिकता दी गई, और क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था इंडिया के अंदर, है ना, तो हम यहाँ पर गांधी मॉडल को भी हमने फॉलो करा। और बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सेल्फ डिपेंडेंसी फॉर फूड ग्रेन्स, हमें कहीं से अन्न ना मांगना पड़े, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। आप मेरे साथ ये छोटे छोटे नोट्स बच्चों ज्वाइन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। हेलो हर्षिता, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये गांधी जी बोल रहे थे कि भाई पहले अपने 2 वक्त की रोटी का आप लोग इंतजाम करो, बाकी की चीजें बाद में करेंगे, है ना। और इसमें उन्होंने एक साथ के साथ एक बात और बोली कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात थी, ठीक है, यानी कि छोटे उद्योग जो लोकल आर्टिसंस चलाते थे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कल क्लास नहीं हुआ था हमारा। तो छोटे और कुटीर, कुटीर मतलब जो जैसे पापड़ का उद्योग हो गया या हैंडक्राफ्ट का उद्योग हो गया, पॉटरी का उद्योग हो गया, तो छोटे और कुटीर उद्योगों के डेवलपमेंट की बात भी इस मॉडल के अंदर हाथ क्या शामिल की गई। क्योंकि बच्चों, खाली रोटी खाने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। यस, एब्सोल्युटली राइट हर्षिता। इसको हम लोग अगर बात करें, जैसे आज के टाइम पे अगर मैं 2020 की बात करूं, तो आज के टाइम पे हम एमएसएमई मॉडल की बात करते हैं, मीडियम एंड स्मॉल, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और साथ में हम केवीआईसी की बात करते हैं, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये दोनों जो सबसे इसकी जो नींव है, वो नींव उसी टाइम पे रखी गई थी। कब रखी गई थी? जब पहला 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, समझ आ गई। तो केवीआईसी यहीं से आया, कुटीर उद्योग मॉडल यहीं से आया, और यहां से धीरे धीरे हम थोड़ा सा भी 2 पैसे अपने कमाने लगे। खाली अन्न खाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी हमको करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमने बहुत छोटा सा लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की परसेंटेज थी जीडीपी की हमारी केवल 2.1%। कितना लक्ष्य था? 2.1%। लेकिन बच्चों, सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हमने इस पहली 5 ईयर प्लानिंग में 3.6% अचीव करा था। कितना अचीव करा था गाइस? यस, हमने 3.5% से भी ज्यादा बच्चों ग्रोथ अचीव करी। 2.1 जीडीपी हमने प्लान करके चले थे, और इसमें बच्चों इसी परियोजना में हमने जितने भी डैम्स बने थे भारत के अंदर, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, पहला डैम था आजाद भारत का, भाखड़ा नंगल। उसके अलावा दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट था। मतलब इससे हमें पीने का पानी भी लाना था, इससे हमें कृषि के लिए सिंचाई भी करना था, और इससे हमें और भी बहुत सारे बच्चों काम करने थे। तो ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो हमने उस टाइम पर शुरू करा था, ठीक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको जो रमेश सिंह किताब हम फॉलो करते हैं बच्चों इंडियन इकोनॉमी के लिए, और जो आपकी एनसीईआरटी चलती है, दोनों के अंदर एक बात मेंशन है। दोनों बातें बताती हूँ बच्चों। हमने 2 अक्टूबर 1952 यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना होने के सेकंड ईयर में, हाँ, मतलब जितने भी विशाखा, जितने भी लोकल एरिया थे, जैसे तमिलनाडु में जो वहां का लोकल काम होता है, आंध्र प्रदेश में जो वहां का लोकल काम होता है, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां बांस की टोकरी बनाना, बांस के बर्तन बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, मतलब जिस स्टेट की जो भी प्रिविलेज थी, जिस स्टेट का जो भी आप ये कह के चलो कि जो भी चीजें वहां की अच्छी, जिसको आज आप जीआई टैग के नाम से जानते हो, आज हम उनको क्या बोलते हैं? जीआई टैग, कि भाई ये चीज यहाँ पर इस चीज के लिए मशहूर है। तो उस टाइम पर उसी उद्योग को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। 2 अक्टूबर 1952 को बच्चों अमेरिका की तरफ से फंड आया था, बहुत ध्यान से तो सुनना, अमेरिका की तरफ से फंड आया 2 अक्टूबर 1952 को, और बच्चों सबसे पहली बार
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसको हिंदी में बोला जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये बच्चों शुरू किया गया। और मैं आपको इसमें बच्चों एक बात और बता दूं कि जिस समय हमने इस मॉडल को शुरुआत करा था तो हैरेड डॉमर मॉडल ही नाम क्यों रखा गया, मैं उसकी बात भी आपको बता देती हूँ कि हमने इसे एचडी मॉडल क्यों बोला। बच्चों हमने इसे एचडी मॉडल इसलिए बोला क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते थे, ठीक है, हमें पैसा बनाना था और हमें अपनी जो हम पिछड़ गए थे इतने साल की गुलामी के बाद, अंग्रेजों ने पूरा वेल्थ ड्रेन कर दिया था भारत से, तो हम उस आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए बच्चों आय और रोजगार का प्रबंध करना चाहते थे। जब रोजगार होगा तभी दो पैसे आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है, और तभी वही आय है जो आपका रोजगार है। तो आय और रोजगार को बच्चों हमने बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, जितनी भी कंज्यूमर गुड्स था हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बाजार में उन चीजों को बेचा जाए। किस समय की बात कर रही हूँ मैं, 51 से 56 की बात कर रही हूँ मैं। उस समय इस बात पे जोर दिया गया कि कंज्यूमर गुड्स को बेचा जाए जिससे पैसों की आमदनी हो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे पहली पंचवर्षीय योजना के। सेकंड बताती हूँ आपको। अब आता है बच्चों सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये 1956 से और 61 के बीच में चला। और बच्चों इसको कहा जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्योंकि बच्चों वाई वी कॉल इट महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे उस टाइम पर, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन, यानी कि जो आंकड़े एकत्रित करते हैं। और बच्चों ये जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने कमीशन बनाया था, प्लानिंग कमीशन के लिए जो काउंसिल बनाई थी, उसमें भी मेंबर थे पीसी महालनोबिस। तो इनका जो माइंड अप्रोच था वो भी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक माइंड अप्रोच था। और आपको समझ ही जाना चाहिए, जहां पे नेहरू जी का नाम आ गया तो नेहरू जी का तो हमेशा एक ही अप्रोच होता था, पूंजीवाद समाज, यानी कि कैपिटलिस्टिक मॉडल। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 5 साल हमने खूब खेती बाड़ी करी, हमने खूब सिंचाई करी, हमने खूब पैसा लघु उद्योग को ध्यान दिया, अब थोड़ा बड़े लेवल पर चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस मॉडल में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देने की बात करी। अब हम लोग औद्योगिकरण की तरफ, यस वेरी गुड हर्षिता, हम लोग औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। हमने बोला कि अब हम जो है, क्योंकि उस समय बच्चों देश की हालत ऐसी नहीं थी कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, तो हमने क्या करा था, उस समय हमने बहुत सारी चीजें बाहर से, विदेश से, अमेरिका से और कहीं कहीं से हम लोगों ने आयात करी थी। हाँ, रशिया का देखते देखते बाद में उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब हम अपने देश में सुई से लेकर जहाज तक, एक डायलॉग उस समय बड़ा मशहूर हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा भारत में कि सुई से लेकर और जहाज तक भारत में बनाया जाएगा। इनफैक्ट मैं बच्चों आज आपको एक बात बता रही हूँ बिल्कुल आंकड़ों के साथ, ये मैं वो आंकड़े बता रही हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं। बच्चों 2014 से पहले हमारा डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा डिपार्टमेंट का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम था। आप ऐसा मान के चलिए कि 2014 से पहले भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अगर 1 रुपया था तो आज 2021 में वो पता है कितना हो चुका है बच्चों, वो 70 हो चुका है। 70% बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद 2021 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। सोशियोलॉजी, चलो मैं क्लास के बाद विशाखा इस पे डिस्कस करूंगी, ठीक है, 5 मिनट रुक के जाना, क्लास के बाद बताऊंगी तुम्हें मैं, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं टॉपिक को, फिर मैं बताती हूँ सोशियोलॉजी वाला पॉइंट। चलिए, तो बच्चों सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया, उसमें महालनोबिस मॉडल आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने ध्यान दिया। और हम लोगों ने बोला था कि भाई हम लोग जो है दो चीजों पे ध्यान देंगे। एक तो नेशनल इनकम हमको बढ़ाना था, हमें क्या बढ़ाना था बच्चों, राष्ट्रीय आय हमें बढ़ानी थी। तो 25% का हम लक्ष्य लेके चले कि जितनी अभी लास्ट 5 ईयर प्लान में हमने अचीव करा है उससे कहीं ज्यादा 25% की नेशनल इनकम में हम करें। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, धन की समस्या हो, है ना। तो ओवरऑल हमारा लक्ष्य ये था कि इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर जितने भी हैवी स्टील प्लांट थे उस समय लगाए गए थे सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में। हैवी प्लांट कौन कौन से थे, राउरकेला,
दुर्गापुर भिलाई, ठीक है, और चितरंजन लोकोमोटिव्स, जिसमें से कई सारे बंद भी हो चुके हैं। और बच्चों एक था सिंडरी फर्टिलाइजर्स, बहुत ध्यान से सुनना, ये बेचारा छुप जाता है जब टीचर्स पढ़ाते हैं, इसका नाम लेते नहीं है। बच्चों हमारे पहला फर्टिलाइजर्स का यानी कि उर्वरक का कारखाना बनाया गया था उस टाइम पर, क्या नाम था उसका? सिंडरी फर्टिलाइजर्स। क्या नाम था बच्चों? सिंडरी। तो चितरंजन लोकोमोटिव्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट और आपका राउरकेला हैवी स्टील प्लांट। तो बच्चों इस तरह के सारे जो स्टील प्लांट थे ये उस समय आपके जो है वो उनकी शुरुआत की गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस? देखिए उसके बाद फिर यही मेन था, उसके बाद आया थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके बाद आया थर्ड 5 ईयर प्लान, और थर्ड 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन क्या रही? 1961 से। अब बच्चों ये जो मॉडल था थर्ड 5 ईयर प्लान का, जो मॉडल था, सेकंड में भी हम बहुत सक्सेसफुल हुए, नियर अबाउट 1.8% ज्यादा हम लोगों ने उस टाइम पर भी स्कोर किया। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में एक दिक्कत ये हुआ, हाँ हम लोग हैंडीकैप थे बहुत ज्यादा। अभी हम लोग थोड़ा सा, आप ये मान के चलो 2021 का मैं डेटा पढ़ रही थी, उसमें ये बोला गया था कि डिफेंस में इतना ज्यादा हम लोगों ने फॉरेन रिजर्व इकट्ठा करा है, और इनफैक्ट इंडिया की जो एक रेपुटेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चों वो बहुत ज्यादा बड़ी है डिफेंस की वजह से, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आ गया बच्चों, उसका कोई नाम नहीं था। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग के आते आते हम लोग बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगे। हम लोगों ने एक चीज पे, इंडिया ने एक चीज की कमी छोड़ दी, हमने अपने देश की सिक्योरिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना। हमने अपने देश की सिक्योरिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग मदमस्त हो गए भाई, इंडस्ट्री बना रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब नेशनल इनकम बढ़िया हो रहा है, खूब अच्छा चल रहा है, हमने छोटे छोटे गांव में कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू कर दिए, लेकिन बच्चों हमने डिफेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आक्रमण कर दिया। और आपको पता ही है कि इस दौरान 2 युद्ध हुए भारत के अंदर, और जाते जाते ये जो पंचवर्षीय योजना थी हमें बहुत बड़ा बच्चों सूखा दे गई। सूखा मतलब बंगाल में पड़ा था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से देश में बच्चों बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट जो है वो उत्पन्न हो गया था। और बच्चों यही वो दौर था, यही वो 5 साल थे जिसने भारत को ये दिखाया कि भाई अगर आप अपनी डिफेंस पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप अपनी फूड सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दोगे, आप खाद्यान्नों का बफर स्टॉक नहीं बना के रखोगे, तो आपको तिल तिल करके रोटी के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का 1993 में बच्चों एक भाषण आया था, जिस समय वो सरकार में थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इंडिया एक ऐसे दौर से निकल कर आया है जब हमारी कंडीशन शिप टू माउथ थी, यानी कि जहाज से राशन उतरता था और हम लोगों के राशन की जो बंटता था उस समय देश में, है ना। ये 66 के 70 के दशक की वो बात बता रहे थे, उस समय ये हालत थी भारत की, इतना हम पे खाद्यान्न का स्टॉक था ही नहीं, हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें फूड सिक्योरिटी को करके रखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तीसरी परियोजना में बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया। और बच्चों आपको पता ही है जब एक चीज में बहुत सारे लोग दिमाग लगा दें तो उस चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब बेड़ा गर्क क्यों हुआ? यहाँ पे महाल नोबिस अपना दिमाग लेकर आ गए, उन्होंने बोला कि भाई मेरा लास्ट मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो पीसी महाल नोबिस ने कहा कि भाई ठीक है अब हम और इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे। बच्चों यहाँ पे चक्रवर्ती मॉडल, चक्रवर्ती थे एक सुखमय चक्रवर्ती, उन्होंने भी बच्चों अपना दिमाग लगाया, उन्होंने प्लानिंग के लिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। और बच्चों इसमें एक जे सैंडी करके भी एक तीसरे बंदे थे, इकोनॉमिस्ट थे भारत के उस टाइम पर, उन्होंने भी बच्चों डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, मतलब तीनों ने अपना अपना दिमाग लगाया और बाकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उससे क्या हुआ बच्चों? फुस फटाका हो गया और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है वो उल्टे बल, सिर के बल खड़ी हो गई। अब बच्चों देखिए, आप लोग जो बेसिक, भाई गांधी जी ने क्या बोला था कि आप ज्यादा हवा में मत उड़ो। उनकी 2-3 बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे, जैसे आप बिल्कुल बेसिक चीजों पे रहो, आप अगर बेसिक चीजों से ऊपर उड़ जाओगे, बेसिक्स अपनी जमीन को छोड़ दोगे, तो आप हवा में उड़ जाओगे ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो यही बात उन्होंने बोली। क्या भाई एक बार बताओ, आपने जो मिनिमम लोगों की नीड थी वो आपने पूरी नहीं की, आप कृषि पे ध्यान दे रहे हो, आप लोगों ने एक लोगों को ज्यादा मौका दे दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, दूसरे को बिल्कुल नहीं दिया, यानी कि अवसर की समानता को बढ़ा दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस योजना में बात तो दोनों की हुई थी, हम भाई एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देंगे,
और हम लोग इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देंगे। लेकिन यस, एब्सोल्युटली राइट, ग्रास रूट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्षिता। विदाउट इट कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ उद्योग की भी बात हुई, कृषि की भी बात हुई, लेकिन दोनों फुसपटाखा हो गए। और फुसपटाखा होने के बाद 62 में ही बच्चों चाइना से युद्ध हो गया हमारा। यस, चाइना से युद्ध हो गया। उसके बाद बच्चों 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों सूखा पड़ गया 1963-64 में, भारत में भयानक सूखा पड़ा। और ये जो सूखा पड़ा ना, इसने हमारी कमर और तोड़ दी, क्योंकि युद्ध में राशन कम हो गया, दो युद्ध हमको लड़ने पड़ गए। हमने जो 10 सालों में आर्थिक समृद्धि करी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ करी थी, कुछ सेविंग्स करा था, अपने पैरों पे हम खड़े हुए थे बच्चों, वो हम पीछे चले गए सारे। तो यहाँ पे सूखा पड़ गया। और यही वो पहला टाइम था जिसके बाद हमें थोड़ा सा दिमाग आया, है ना। और बच्चों यहाँ पर आप समझिए कि हमने इस समय जो जीडीपी एस्टिमेटेड था 5.6% था, लेकिन अचीव कितना करा? अचीव कितना करा बच्चों? आधा, आधा, मुश्किल से आधा भी नहीं कर पाए। 2.5% हमने उस साल उस वाले 5 ईयर प्लान में अचीव करा था भाई, ठीक है, समझ आ गया। अब बच्चों हुआ क्या, अब थोड़ा सा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई, और आपको पता है कि जब दो युद्ध हो जाए और सूखा पड़ जाए और सारे सेविंग, जैसे कोरोना में बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया, तो बच्चों वही हालत उस समय इंडिया की हो गई, बिल्कुल नंगी भुच्ची हो गई इंडिया। और यही वो कांड था कि भाई थोड़े दिनों के लिए सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लीड किया, तो सरकार ने बोला कि भाई अब थोड़े दिनों के लिए हम पे कोई फंड नहीं है, 5 ईयर प्लान को स्थगित कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों अब प्लानिंग प्लान्ड हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश लगाया गया, ठीक है, प्लान्ड हॉलीडे लगाया गया 1966 से 69 तक। तो दिस वाज अ प्लान्ड हॉलीडे, ठीक है। और 2 वर्षों के लिए कि भाई हम आगे अभी 2-3 साल तक कुछ भी कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, है ना। और बच्चों इसी दौरान जो मैं उस दिन आपसे डिस्कस कर रही थी, एमएस स्वामीनाथन, यहीं पर 66 से एमएस स्वामीनाथन भारत के अंदर हरित क्रांति ले आए थे, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में उस दिन करवाया था। और इन्होंने भारत की फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया सबसे पहले। यहीं से फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हुई, यहीं से बफर स्टॉक की बात हुई, ठीक है। तो ये तो एक अलग लेवल चला गया, प्लान हॉलीडे में ही हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड किया था, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जब थोड़ा सा हम लोग स्टेबल हुए, है ना, तो स्टेबल होने के बाद फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के फिर हमने 4th 5 ईयर प्लान की तरफ हम लोगों ने लीड करा 1969 से 74, ठीक है। अब यहाँ पे हम गए बच्चों, इसको नाम दिया जाता है गाडगिल योजना। क्या बोला गया इसको? गाडगिल योजना या गाडगिल फॉर्मूला। ये बच्चों हमारे भारत के इकोनॉमिस्ट थे ये भी, ठीक है। हमारे पास अच्छे लोग बहुत थे, माइंडेड लोग बहुत थे, लेकिन वही है कि किसका पट्टा कब जम जाए। तो गाडगिल योजना, और बच्चों उस समय इन्होंने जो है एक मॉडल, लिएंटॉफ मॉडल, एक मॉडल आता है लिएंटॉफ, लिएंटॉफ मॉडल की तरफ जाने की बात करें बच्चों। लिएंटॉफ मॉडल का मतलब है इनपुट आउटपुट। आप एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, आप बनाकर बेचना शुरू करिए, यानी कि बेसिकली आगत निर्गत। ये आगत निर्गत मॉडल किसका दिमाग था बच्चों? उस समय 2 बंदे और थे गाडगिल के साथ, एक का नाम था अशोक रुद्र और दूसरे का नाम था एलएस मन्ने। तो रुद्र और मन्ने ने उस समय लिएंटॉफ मॉडल को, ये कैपिटलिस्टिक मॉडल था, अमेरिका का मॉडल था, वैसे तो ये अमेरिकन मॉडल था कि भाई अगर इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पर लाना है तो हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन पे अब ध्यान देना पड़ेगा, हमें इनपुट से आउटपुट जनरेट करना है, उसको फिर बाहर बेचना है और उससे पैसा कमाना है और उससे अपनी आर्थिक समृद्धि को आगे ले जाना है। तो ये था लिएंटॉफ मॉडल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 4th 5 ईयर प्लानिंग का लक्ष्य क्या था? हमारा डेडिकेशन किस बात पे था कि हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए और साथ साथ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, और साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी और प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, आर्थिक इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक संपन्नता, और उद्देश्य था स्थिरता, है ना, विकास, स्थिरता के साथ विकास। हेलो प्रशांत यादव जी, नमस्कार बच्चा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो ये लक्ष्य था हमारी 4th 5 ईयर प्लानिंग का। तो यहीं पे आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चों देश में गरीबी सा माहौल हो गया था, लोगों पे काम नहीं था, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात हुई, है ना, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी, यानी कि इनकम में स्टेबिलिटी, और कुछ लोगों पे ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों पे कम पैसा है, तो बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, यानी कि पैसा सबके पास लगभग बराबर होना चाहिए, कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए, है ना। और रीजनल डिस्पैरिटी, भाई किसी एरिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, किसी एरिया के पास कम रिसोर्सेज है, उस पर हमें काम करना था। तो बच्चों ये बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पर जिसपे ध्यान देने की बात हुई, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या लक्ष्य रखा था बच्चों, इसमें हमने जो जीडीपी का लक्ष्य रखा था दैट वाज बेसिकली 5.7%। लेकिन बच्चों ये भी फ्लॉप शो रहा, यहाँ पे हमें अचीव कितना हुआ, 3.2%, लगभग 50% हमें यहाँ पर 4th 5 ईयर प्लानिंग में लगभग आधा हमें अचीव हुआ, ठीक है। और राष्ट्रीय आय में भाई हमारा मेन इनकम क्या था कि भाई नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। तो बच्चों नेशनल इनकम कितनी रह गई हमारी, नेशनल इनकम बढ़ी, लेकिन केवल 1 पॉइंट एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 1.1% केवल इंक्रीमेंट हुआ था राष्ट्रीय आय में। कौन से प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। समझ आ गया गाइस, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें और बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब इंदिरा गांधी ने देखा कि अब आर्थिक संकट थोड़ा सा हमें मतलब अब हमें स्टेबलाइज करना है, तो उन्होंने क्या करा, बैंकों का इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर, नेशनलाइजेशन कर दिया बच्चों। उस समय एक आयोग की स्थापना की गई, एमआरटीपी आयोग, जो इस समय बंद हो गया है। एमआरटीपी बच्चों काम करता है ट्रेडिंग, यानी कि व्यापार से रिलेटेड था। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, हमें कैसे व्यापार करना है, हमें क्या चार्ज लगाना है, क्या आयात निर्यात में कितना टैक्स लगाना है। और बच्चों हमने उसी समय जो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी ना कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ईजीएस, सबसे पहले इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, है ना, जिसको अलग अलग नामों से हर स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, यूपी में अलग नाम से, गुजरात में अलग नाम से, महाराष्ट्र में अलग नाम से। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बच्चों उस समय शुरू की गई। और हाँ, आगे चलते चलते बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों, ये हमें कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, हम ये चौथे लेवल की बात कर रहे हैं, 4th 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिए गाइस। और ईजीएस के बाद बच्चों यहाँ पर डीपैप प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई थी। नाउ व्हाट इज डीपैप बच्चों, ये था ड्रॉट प्रोटेक्शन, ड्रॉट मतलब सूखा निर्वहन क्षेत्र एक्ट। ये एक एक्ट थी तो उस समय लागू की गई थी कि भाई हम ड्रॉट, यानी कि क्योंकि सूखा पड़ा था, सूखे की मार हम झेल चुके थे, तो सूखे का निर्वहन कैसे किया जाए, तो सूखा निर्वहन क्षेत्र प्रोग्राम, है ना, ये निर्वहन क्षेत्र प्रोग्राम, तो ये एक शुरुआत की गई थी, दैट इज डीपैप। तो ये सबसे पहले इंडिया में 4th 5 ईयर प्लान में सूखे के लिए, हमने सूखे से लड़ने के लिए डीपैप ड्रॉट प्रोग्राम को हमने उस समय मंजूरी दी। इसके अलावा बच्चों 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन यहां पर बच्चों एक प्रोजेक्ट हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये पेपर में बहुत आता है कि स्माइलिंग बुद्धा कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया था, ठीक है। तो बच्चों स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट वाज अ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, भूमिगत नाभिकीय प्रोग्राम था ये, लिख लीजिए हिंदी में भी। बच्चों जितना नोट्स लिखवा रही हूँ उतना बहुत है रिवीजन के लिए, मेंस तक के लिए जाओगे इतना नॉलेज बहुत है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा समरी बता रही हूँ आपको, जितना फिल्टर करके मैं कंटेंट दे रही हूँ ना, इतना बस रिवाइज करके चले जाना, मेंस तक काम आएगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा बेसिक्स आपसे नहीं पूछता, इतना भी लिख के आ जाओगे तो पूरी किताब आपकी भर जाएगी, वहां पे जो कॉपी आपको मिलती है 50 पेज की। तो अंडरग्राउंड परियोजना, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट उस समय किया गया था बच्चों, ठीक है। और बच्चों उस समय पहली बार भारत में परिवार नियोजन, यानी कि फैमिली मतलब के पॉपुलेशन कंट्रोल
सबसे पहली बार उसी दौरान बच्चों ये मेजर्स लिए गए थे, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि परिवार नियोजन। तो ये चौथा 5 ईयर प्लान लगभग रहा, बहुत ज्यादा मतलब हिट नहीं रहा क्योंकि जीडीपी हमें आधा ही उस समय कंट्रोल हुआ था। उसके बाद आया बच्चों 5th 5 ईयर प्लान, और ये प्लान मशहूर है गरीबी हटाओ। भारत में भयानक गरीबी फैल चुकी थी, तो नारा ही कांग्रेस ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था भाई भारत ने, गरीबी हटाओ। बच्चों अगर आप ये सब नोट कर रहे हो तो प्लीज करते रहो, क्योंकि जितना मैं डेटा आपको दे रही हूँ ना, ये आपको मिलने नहीं वाला, मतलब बहुत किताब पढ़ना पड़ेगा तब जाके इतना समरी आपका बनेगा। तो आप मेरे एक बात मान लो, हाथ के हाथ इसको लिखते रहो, जितना जितना दो दो चार चार पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ, इसको आप लिखते रहो। चलिए ठीक है। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम मई 1874, सॉरी 1974 को स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट जब किया गया, हाँ स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट जो किया गया, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट क्यों था, क्योंकि बच्चों एक तो हमने इसको शांति तरीके से किया था, इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, है ना, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने किया। और दूसरा बच्चों, स्माइलिंग बुद्धा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। हाँ हाँ, ये उस समय इंदिरा गांधी तो थी 1974 में, 1974 में इंडिया में आपकी इंदिरा गांधी थी। और ठीक है, और बच्चों इमरजेंसी वाला पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि किस समय इमरजेंसी लगाई थी, वो उन्होंने बाद में लगाई थी, 75 में लगाई थी, ठीक है। ये जो अब 5 ईयर प्लान आ रहा है ना, हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वो 1975 में लगाई, तो वो इसी इसी दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी। कब से कब तक लगाई गई थी, 1977 तक, ठीक है। और बच्चों ये बेसिकली जो इमरजेंसी था, कितने टाइम का इमरजेंसी था, 21 महीने का इमरजेंसी उस समय इन्होंने लगाया था भारत के अंदर। और बच्चों ऐसा बोला जाता है, उससे कौन से आर्टिकल के अंदर लगाई गई थी इमरजेंसी, ये भी बता दो, आपके हाथ रिवाइज कर लेते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर लगाई गई थी, 352, ठीक है, समझ आ गया। और बच्चों ऐसा बहुत सारे मतलब यहाँ पे बोला गया कि भारत में नसबंदी प्रोग्राम को जबरदस्ती चलाया गया, और उनके जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने भारत में बहुत ज्यादा उस समय नसबंदी प्रोग्राम को, मतलब फोर्स स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। भारत में बहुत गरीबी, भुखमरी दोबारा से फैल गई, और एक तरीके से ये कह लीजिए मतलब अराजकता सी फैल गई कि सबको डिस्टर्ब हो गया। तो 75 से 69, है ना, तो यहाँ पे बच्चों इसमें मेन मॉडल ही यही था, जब चुनाव का प्रोपेगेंडा वो मैनिफेस्टो लेकर आए थे 1975 के मॉडल में, तो उसमें यही था गरीबी उन्मूलन, यानी कि एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, इमेंसिपेशन ऑफ पॉवर्टी, इसको हटाया जाए। पॉवर्टी रिमूवल उनका मेन एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, है ना। उसके बाद आत्मनिर्भरता था। अब जब उन्होंने देखा कि देश में बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था मतलब अटक पटक हो रहा है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। क्या करा उन्होंने, इमरजेंसी लगा दिया, क्योंकि जब स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखाई दी, क्यों भाई, सस्टेनेबिलिटी की बात हम कर रहे थे, हमने नसबंदी, जबरदस्ती नसबंदी प्रोग्राम चला दिया, उसको तरीके से नहीं करा, हमने लोगों पे थोपना शुरू कर दिया था इस बात को, ठीक है। अच्छा, दो तीन बातें आपको बताती हूँ जो उस दौरान हुई। एक तो बच्चों हमने पहली बार प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, कि भाई बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया था, इसी मॉडल पे ध्यान दिया गया था। हाँ, और बच्चों ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ जल, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। और बच्चों गांव गांव में आशा केंद्र आप देखते होंगे, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब उस समय का शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रसन्न करना था, खुश करना था।
करो कि मत करो, लोगों को दिखाया कि भाई हम ये कर रहे हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रोग्राम शुरू किया गया उस टाइम पर, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहली बार गांव में बिजली देने की बात की गई, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात यहाँ पर हुई, ठीक है। अब आप सोचो 1975 में जाकर बिजलियां आई हैं गांव में कुछ, और वो भी कुछ बस ऐसे गांव थे कि कुछ सालों तक तो ऐसे रहा कि सरकार के पास जो पेपर हुआ करते थे, वो पेपरों में तो बिजली है गांव में, लेकिन उस गांव में बिजली बेचारे में है नहीं। उसके 5 या 10 साल बाद बिजली आई है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है। और उसके बाद बच्चों फिर और क्या क्या आया भाई, हम लोगों ने बात करी जैसे कि मजदूरी, जो मजदूरी मिल रही है लोगों को उसकी कीमत, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस पॉलिसी, कि भाई जो लेबर है, लेबर पॉलिसीज को लागू किया गया कि भाई आप मजदूरी कराते हो, क्या पैसा दोगे, मिनिमम आप क्या पैसा दोगे। तो मजदूरी कीमत नीति यानी कि लेबर पॉलिसी उस समय आई, है ना। और ज्यादा कंजप्शन पर, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा स्टॉकिंग नहीं कर सकते, बफर स्टॉकिंग नहीं कर सकते। दुकानदार क्या कर रहे थे, दुकानदार सामान खरीद खरीद कर अपनी दुकानें भर रहे थे और उसके बाद उनको ज्यादा कीमतों पर बच्चों बेच रहे थे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बफर स्टॉकिंग, यानी कि ब्लैक स्टॉकिंग। तो ब्लैक स्टॉकिंग उस समय उस पे गवर्नमेंट ने छापे लगवाने शुरू करे। अच्छा कौशल जी, आपके गांव में भी लाइट का दिक्कत है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो बफर स्टॉकिंग हो गया था, उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू करे, छापे गवर्नमेंट ने लगवाने शुरू करे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बार, मतलब पीडीएस तो पहले से चल रहा था, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ऑथेंटिक तरीके से राशन का नाम, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये बच्चों ऑथेंटिक तौर पर शुरू हुआ ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे नहीं था वहां पर भी इसको शुरू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों सबसे पहली बार 1975 में, ध्यान से देख लेना, 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री प्रोग्राम को जारी किया गया। मैं आपको पूरा रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको किताबें उठानी ना पड़े दोबारा से। कोई किताब नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है, किताब का समय ही नहीं है आपके पास, तो बेहतर है 1 घंटे की कक्षा में बैठ के सारी चीज सुन लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम बच्चों 1975 में शुरू किया गया। और इसमें वही गांधी जी वाली बात हुई, मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम, मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम नीड प्रोग्राम, एमएनपी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। ये शुरू हुआ 1974 में, इसको शुरू किया गया था, और 75 में इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, 77 तक लगा दिया। और हाँ बच्चों, एक योजना उस समय शुरू हुआ था 1978 में, इमरजेंसी को खोलने के बाद 77 में जब इमरजेंसी खुल गई, आफ्टर इमरजेंसी, यहाँ पे काम के बदले अनाज की स्कीम को लागू किया गया था कि काम करिए और उसके बदले में अनाज लेकर जाइए, यानी कि बेसिकली बार्टर सिस्टम। आप काम करेंगे, लेबर आपको मजदूरी का काम कर रहे हो, तो जितनी देर का आप काम करोगे उसके लिए एक बच्चों एक कीमत को तय कर दिया गया कि भाई इतना अनाज जो है आपको दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट एक्टिव हुई समाज को लेकर और बहुत सारी आसपास की चीजों को लेकर, दैट वाज द 5th 5 ईयर प्रोग्राम। और बच्चों 5th 5 ईयर प्लानिंग में इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव हुई सरकार, इमरजेंसी लगानी पड़ गई, बहुत ज्यादा मैसिव रिवॉल्यूशनरी, मतलब सिविल वॉर जैसी कंडीशन भारत के अंदर हो गई थी, आपस में मारा मारी, सूदखोरी, है ना, और स्टॉकिंग कर लेना, मतलब इतना अजीब सा हो गया था उस दौरान, जो लोग बताते हैं बहुत अजीब सा मार्केट का हाल था, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलूंगी बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने जो जीडीपी का लक्ष्य रखा था, दैट वाज 5.5%, और हमने अचीव कितना करा है, हाँ हमने किया 4.8%। तो मतलब नियर अबाउट लगभग लगभग हम पास में आ गए इसके। और बच्चों उसके बाद अब चूंकि 77 में इमरजेंसी खत्म हुआ, तो हमने क्या करा, अब इंदिरा गांधी ने क्या करा, 78 से लेकर 79, यहाँ पर बच्चों इंदिरा गांधी सरकार को गिरा दिया गया इमरजेंसी के बाद, आपको पता होगा। और इस समय
भारतीय जनता पार्टी आ चुकी थी। मतलब पहली बार कांग्रेस को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का इनॉग्रेशन हो चुका था, है ना, आ चुकी थी वो। और इसमें उन्होंने 78 में इसको खत्म कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी के बाद भारत में बहुत बुरी हालत हुई थी, और जब काम के बदले पैसा ना मिलके लोगों को अनाज मिलने लगा, तो बच्चों लोग बहुत भड़क गए कि भाई हमें तो पैसे की जरूरत है, हमें हमें अनाज, इतना अनाज हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ कपड़ा खरीदना है, दवाई खरीदनी है, या हमें और भी कुछ खरीदना है, तो हम अनाज से नहीं कर सकते ना, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए बच्चों जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, सरकार गिर गई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से। और 78 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, उनकी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया, और इसकी जगह इन्होंने 78 से लेकर 80 तक, यानी कि 2 साल का रोलिंग प्लान, इसको बोला जाता है अनवरत योजना। तो बीजेपी आ चुकी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो बीजेपी ने आकर अनवरत योजना को शुरू किया यहाँ। और इसके बाद बच्चों क्या हुआ, इन्होंने इस योजना, उस समय कौन थे, गुन्नार मिर्डल, नाम नोट कर सकते हैं बच्चों, गुन्नार मिर्डल, है ना। और भारत में उस समय बच्चों लकड़ा वाला कमीशन आई थी, बड़ी मशहूर कमीशन है लकड़ा वाला, ये बीजेपी की कमीशन थी। और कांग्रेस को धूल चटाने के लिए इस कमीशन को, लकड़ा वाला कमीशन, भारत में गरीबी से लड़ने के लिए, किस तरीके से गरीबी का मुकाबला किया जाए, तो बच्चों लकड़ा वाला समिति उस समय आपकी शुरू हुई। हाँ हर्षिता, दैट वाज द मेन थिंग। इंदिरा गांधी उस समय हिटलर वाला रोड शो कर गई थी। मतलब जैसे हिटलर होता है ना कि मैं ही मैं हूँ, जो मैंने कह दिया वही होगा भारत के अंदर, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने रूल करा है, तो अंधा कानून चल रहा है, तो अंधे कानून वाली स्थिति हो गई। तो लोगों ने उनको देखकर, मतलब लोगों ने बिल्कुल अपना, कहते हैं, डिससेटिस्फेक्शन जारी कर दिया था भारत के अंदर। और इसीलिए इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो भूमिका में आई। उसके बाद रोलिंग प्लान शुरू हुआ 78 में, 80 तक उन्होंने उनकी 5 ईयर प्लानिंग को कहा कि इसे धरे रखो साइड में, हमें इसकी जरूरत नहीं, वी डोंट नीड इट एट ऑल। उसके बाद उन्होंने आकर यहाँ पे लकड़ा वाला कमीशन ये बैठे, इन्होंने कहा कि भाई अब गरीबी से कैसे लड़ाका, मतलब सुधारा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, अब दोबारा से बीजेपी की बच्चों आपस में ही हाँ बीजेपी का यहाँ पे आपस में फूट पड़ गई, लकड़ा वाला कमीशन और सब में आपस में फूट पड़ गई। तो 2 साल के अंदर अंदर बच्चों बीजेपी का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सॉरी, मतलब नो कॉन्फिडेंस, मतलब कि अब खत्म हो गया उनका, उन्हें अपना बहुमत साबित करना था, बहुमत साबित नहीं कर पाए। 80 तक आते आते बच्चों कांग्रेस दोबारा वापस आ गई, ठीक है। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना का श्रेय जाता है 1980 से 85, यहां पे कांग्रेस दोबारा बैक इन एक्शन हो गई, ठीक है। और उन्होंने रोलिंग प्लान खत्म कर दिया, और इसकी जगह उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान शुरू करा दोबारा से, ठीक है। और इसके बाद बच्चों इसमें वही अपना वही गरीबी, क्या क्या हमारा टारगेट था, गरीबी निवारण था, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, आर्थिक विकास था, ठीक है। वही घिसे पिटे अपने रोने की, रोजगार नहीं है, गरीबी नहीं है, आज तक भी गरीबी को हम सुधार नहीं पाए, आज भी वही ढाक के 3 पात है ना। मॉडर्नाइजेशन की बात की गई कि भाई हम आधुनिक तकनीक भारत के अंदर लेकर आएंगे, हम आधुनिकरण करेंगे चीजों का। तो काफी सारे लॉलीपॉप उस समय बच्चों भारत को दी गई, उस समय भारत के लोगों को दिखाई गई। और सोशल जस्टिस की बात की गई कि भाई जैसे आपका फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया था, तो वो सारी बातें उस समय लागू की गई कि भाई सामाजिक न्याय, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, कोई हिटलर पना नहीं चलेगा, सामाजिक न्याय व्यवस्था की हाँ बात की गई। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर अब कई प्रोग्राम दोबारा शुरू हुए, जैसे कि IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IRDP। उसके बाद शुरू किया गया NREP, जो आज भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की बात करते हैं, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय रोजगार, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। गरीबों के जो बच्चे, मतलब गांव में जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं,
उनको काम दिया जाए। तो नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम है कि कई बार याद नहीं रहते। उसके बाद बच्चों उसी समय जो बेचारे किसानों की भूमियां छिन गई थी, है ना, तो ऐसे ग्रामीणों को दोबारा से एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी प्रोग्राम योजना शुरू की गई, यानी कि इसको नाम दिया गया RLEGP, यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, है ना। जो बेचारे किसान बिना, जिनकी जमीनें जमींदारी सिस्टम में चली गई या मुआवजे में चली गई बच्चों, उनको दोबारा से पटरी पर लाने की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पहली बार मतलब इस परियोजना में पहली बार महिला और बाल विकास की बात हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, IRDP का फुल फॉर्म, एक मिनट रुकिए, IRDP का फुल फॉर्म लिखो, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। NREP की लिखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। RLEGP की लिख लो, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, तीनों को हिंदी में लिख लीजिए। और चौथा बता रही हूं, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में बनाया गया डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के थे, शहरों की बात नहीं हुई अभी, हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। गॉट इट गाइस? इसके बाद बच्चों यहां पर इस छठी पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस ने उस समय जो लक्ष्य दिया था 5.2% का लक्ष्य हमें दिया था GDP का, लेकिन बच्चों हमने अचीव कितना करा था? हमने पहली बार मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद छठी पे जाकर हम थोड़े सुधरे और हमने 5.44% अचीव कर लिया था। ठीक है, इतना GDP हम लोग ले आए थे अपना। ठीक है, और इसमें बच्चों पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई थी इस दौरान भारत की? यानी कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ था? 3.2% का। लास्ट चौथी परियोजना में 1.1% का था। ठीक है, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अप टू 3.2% इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मेन हाइलाइट्स थे। उसके बाद आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पे। बच्चों 7वीं पंचवर्षीय योजना में अब क्या क्या हुआ, इसको बोला जाता है, ये चली थी आपकी 1985 से लेकर 1990। ठीक है, अब इस दौरान बच्चों आपको पता ही है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, पूरे देश में दंगे हो गए थे सरदारों के खिलाफ, वो सब आपको पता है, जो दंगे वगैरह हुए थे। अब दंगे वंगे हो गए, उसके बाद राजीव गांधी ने बच्चों सब संभाला और 7 5 ईयर प्लान जो है आपका लागू किया गया। अब इसमें चूंकि वही जो लक्ष्य आपका चलता आ रहा था, ग्रामीण रोजगार, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, है ना, और अभी पॉपुलेशन की बात कहीं नहीं हो रही थी। जब से संजय गांधी की हत्या हुई, मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वो स्टेप नहीं लिया गया दोबारा से। तो यहाँ पे बच्चों हमने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करी। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक देश के डेवलपमेंट के लिए लेने वाली स्कीम्स। तो दीर्घकालीन विकास की यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ठीक है, और वो अपनी गरीबी, बेरोजगारी और रीजनल डिस्पैरिटी, तो वो तो कायम रहा, वो तो 3 है ही, गरीबी, बेरोजगारी तो भारत में जब से पुराने टाइम से चलती आ रही है ये तो, है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि आपको पता है कि 1972 में UNDP प्रोग्राम आया था, मैंने अपनी प्लस की क्लास में आपको पढ़ाया था। UNDP को मैं यहाँ से जोड़ूंगी। 1972 में UNDP प्रोग्राम के बाद 1985 में 82 में ही राजीव गांधी ने भारत में गाइस, सॉरी
चलिए लिखती हूँ दोबारा, गलती हो गई। हाँ, तो 1982 में राजीव गांधी ने बच्चों दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मैं इसलिए इस चीज को यहां जोड़ रही हूँ ताकि आपको याद रहे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। हाँ, उस समय फॉरेस्ट की बात नहीं थी, उस समय केवल पर्यावरण कार्यालय बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया, छोटा सा पर्यावरण के नाम का कार्यालय बनाया गया सबसे पहली बार। और ये हमने किसके कहने पे बनाया था? यूएनडीपी की जो समिट हुई थी 1972 में, उसकी वजह से हमने बच्चों ये 1982 में भारत में स्टॉकहोम प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, स्टॉकहोम जो डिस्कशन हुआ था, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल के चलते भारत में, क्योंकि उन्होंने इसमें बोला था कि हर देश में एक पर्यावरण से संबंधित डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी आ गए थे, राजीव गांधी ने क्या करा था, डिपार्टमेंट सबसे पहली बार, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन द एनवायरमेंट फ्रंट इन इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार गंगा प्रोजेक्ट, रिवर गंगा के रिहेबिटेशन की बात करी, गंगा नदी के पुनर्वास, रिहेबिटेशन, यानी कि ये हमारी जीवन दायिनी माता है, तो रिहेबिटेशन प्रोग्राम सबसे पहले रिवर गंगा का इंडिया में पहली बार शुरू हुआ। आज हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करते हो, आपको पता है देश इस समय पूरे वर्ल्ड का ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट बच्चों ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट ये माना जाता है। बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आई गेस सबका नॉलेज रिवाइज हो रहा होगा, सबको कंटेंट मिल रहा होगा, फायदा मिल रहा होगा। बच्चों, आपको थोड़ा सा फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, जो बच्चे बाद में वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, अभी क्लास चालू रहेगी तो सुनते रहिए ध्यान से। तो रीवा गंगा प्रोजेक्ट आया, और बच्चों 1985 यानी कि जो 7वीं परियोजना थी, उसमें हमने सबसे पहली बार जो डिपार्टमेंट बनाया था उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय सबसे पहली बार 1985 में बनाया गया था, पर्यावरण मंत्रालय आ गया बच्चों। और 1986 में कौन सा एक्ट आया था भारत में? 1986 में कौन सा एक्ट आया था पर्यावरण से रिलेटेड? Which act was there in 1986? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए लागू किया गया था 1986 में। उसके बाद भारत में वाटर एक्ट लगाया गया, जल एक्ट लगाया गया, एयर एक्ट लगाया गया, सीपीसीबी की स्थापना की गई, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए। उसके बाद बच्चों भारत में स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड बनाए गए, है ना, अलग अलग ब्यूरोज बनाए गए भारत में उस टाइम पर, क्योंकि पॉल्यूशन की समस्या लगभग पूरे वर्ल्ड में उस समय तक फैल चुकी थी, है ना। बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करने की वजह से क्लाइमेटिक चेंज ऑलरेडी होने में, आपको इंडिया का भी बता रही हूँ, आपको वर्ल्ड का भी बता रही हूँ कि वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो उस समय पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज में लगभग फंस चुका था। ओजोन लेयर धीरे धीरे खराब, मतलब शुरुआत हो चुकी थी। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइमेट। उस टाइम भी बता रही हूँ मैं, 1985 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद उधर वर्ल्ड लेवल पर बच्चों क्लाइमेट के ऊपर काम होने लगा, और इंडियन लेवल पर पर्यावरण मंत्रालय बना, डिपार्टमेंट बना, है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया भारत में, टाइगर्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ, गंगा नदी पे काम होना शुरू हुआ, पॉल्यूशन के ऊपर काम होना शुरू हुआ, वाटर एक्ट आया, और उसके बाद एयर एक्ट आया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात सबसे पहले करी कि भाई हमें पेड़ों के कटान को रोकना है, ठीक है। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखो ना, तो इंडिया में उस समय क्या हो रहा था, वर्ल्ड में उस समय क्या हो रहा था, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बच्चों बात हुई, ऊर्जा संरक्षण की बात हुई। हम लोगों ने उस समय बच्चों न्यू सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अक्षय ऊर्जा के हम लोग नए नए स्रोतों की तरफ जाने लगे, अक्षय ऊर्जा को कार्यान्वित करने के लिए, है ना, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों, अगर आप एक कहानी की तरह याद कर लोगे ना, तो आपको वैसे याद हो जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कहानी की तरह अगर आप सारी चीजें याद करते चले जाओगे तो आपको पेपर में भी बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ चीजों को मैं मानती हूँ रटना पड़ता है, लेकिन अगर ओवरऑल आप ये पूरा इकोनॉमिक इंडिया का पूरा अगर पर्सपेक्टिव देखोगे तो धीरे धीरे सब याद होना आपको, जैसे मैं बताती हूँ कहानी की तरह वैसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, सोशल इक्वालिटी की बात होने लगी,
कि आप समाज में गरीब अमीर का नारा नहीं लगाएंगे, भाई असमानता की बात नहीं करेंगे, सामाजिक असमानता है ना, सामाजिक असमानता के ऊपर कार्य करने की बात हुई बच्चों, है ना, न्याय कि भाई न्याय पूर्ण होना चाहिए, इट शुड बी जस्टिसेबल, यहाँ पे न्याय देने की बात हुई। अच्छा, और बच्चों एक बात और बताती हूँ, हमने यहाँ पे जो जीडीपी का लक्ष्य रखा था, हमने 5% का लक्ष्य रखा, और बच्चों कम इसलिए कर दिया था क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और देश में दंगे हो गए थे, देश में बहुत ज्यादा दोबारा से, आपको पता ही है, दंगों के बाद बहुत ज्यादा अजीब सा माहौल हो गया था, तो जीडीपी को हमने 5% रखा और हमने बच्चों अचीव करा था 5.8%। कितना बच्चों हमने अचीव करा? 5.8%। और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में कितना ग्रोथ हुआ हमारा? तो सामाजिक असमानता की, जस्टिस की बात हुई, गरीबी, देखो गरीबी बेरोजगारी तो हर जगह चलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हर जगह चलेगा, यहाँ पे मेन आपको याद रखना था मॉडर्नाइजेशन, पर्यावरण के ऊपर काम हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम हुआ था, और हम लोग अक्षय ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास कर रहे थे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट लगाए गए, या भारत में मिशन की अलग अलग ऊर्जा बढ़ाने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात होने लगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा बच्चों? यहाँ पर 3.6% हो गया। कितना परसेंट हुआ? 3.6%। और बच्चों यहाँ पर इंदिरा आवास योजना, कौन सी योजना शुरू हुई? इंदिरा आवास योजना, जवाहर आवास योजना, मतलब क्वार्टर्स उनके नाम पर लोगों को रोजगार, जवाहर रोजगार योजना, जिसको प्रधानमंत्री रोजगार योजना जाना जाता है, नाम हटा दिया गया, जवाहर नाम हटा दिया गया बच्चों, इंदिरा आवास योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना या अटल योजना के नाम से हम इसको जानते हैं, इस समय बता रही हूँ 2021 की बात, ठीक है। तो ये सब नाम हटा दिए गए, और ये उस समय बच्चों पहली बार भारत में 1986 में स्पीड पोस्ट, भारत में पहली बार स्पीड पोस्ट शुरू किया गया। और बच्चों आपके जो जितने भी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेबी की स्थापना हुई, लेकिन उस समय नियम कानून नहीं पता थे, बैंकिंग बहुत ज्यादा नियम कानून पे नहीं चलता था, सारे कागजों पे चलता था, ट्रेडिंग वगैरह। आपको पता है 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था भारत के अंदर, तो वो हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था, सेबी के स्टैब्लिश होने के 4 साल बाद वो पता चला था कि भाई ऐसे से उन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा दौदा किया है, क्योंकि सेबी बना ही नहीं था जब तक, कोई बैंकिंग रेगुलेशन था ही नहीं, ट्रेडिंग का, ब्रोकरेज का, बच्चों शेयर मार्केट का कोई इंडिया में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। उसके बाद सेबी की स्थापना हुई, ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये चलता रहा, योजना हमारी 90 तक चली, और 90 के बाद मैं आपको यहाँ पे 2 बातें और बता देती हूँ। अब बच्चों एक पूरी दुनिया का, मतलब इंडिया का एक नया इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म आने वाला था, क्योंकि राजीव गांधी जो थे बच्चों, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ध्यान था उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री, यानी कि उड्डयन उद्योग को हम आगे ले जाएंगे, इंडिया में कंप्यूटर्स और कंप्यूटराइजेशन लाने वाले राजीव गांधी थे, इंडिया में मतलब एयरक्राफ्ट, एयर टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन को लाने वाले राजीव गांधी ने उस पर काम करा, मतलब ही वॉज अ क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही रियली वर्क ऑन सम फ्रंट्स इन इंडिया, मतलब मैं उसी की तारीफ कर रही हूँ जिसने सच में काम करा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एलपीजी योजना आने वाली थी, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, जब तक मतलब हमारा ये 7th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तो बच्चों दोबारा से भारत के अंदर पॉलिटिकल मतलब डिस्टरबेंस शुरू हो गया, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि बीजेपी ने दोबारा से मुंह उठाना शुरू कर दिया, राजनीतिक उथल पुथल बच्चों होनी शुरू हो गई यहाँ पर। देखो आपको कहानी सुनने को मिल रही है आज इतनी बढ़िया। देखो कुछ काम राजीव गांधी ने भी बहुत अच्छे करे, कुछ मतलब मेजर काम राजीव गांधी ने अच्छे करे, अपने समय पर इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत अच्छे काम करे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पॉलिसीज उनकी गलत समय पे गलत टाइम पे लागू हो गई, तो आप ये कह लीजिए कि आदमी का वक्त खराब होता है कई बार, है ना। तो राजनीतिक उथल पुथल बच्चों उस टाइम पर हो गया, और इसके बाद
जल्दी जल्दी बहुत सारी सरकार बदल गई थी। तो बच्चों, अब जैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी आ गए, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। उसके बाद बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था भारत में। और बच्चों नवंबर 1990 में जनता सरकार दोबारा से देखिए चुकी। अब क्या हुआ, 90 में जनता सरकार आई थी उस समय। ठीक है, कौन चल रहा था, जनता सरकार आई भी और चली भी गई, आई और चली गई। ठीक है, आई और चली गई। और इतना ज्यादा जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ है ना, तो उसके बाद बच्चों दोबारा से चंद्रशेखर सरकार, उस समय कौन बने थे, पीएम चंद्रशेखर। ठीक है, और चंद्रशेखर सरकार का भी बाद में पतन हो गया। उसके बाद बच्चों 1992 में कांग्रेस दोबारा आई, और कांग्रेस ने दोबारा प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी पहली बार प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे इस टाइम। बच्चों क्या आप ये सब नोट कर रहे हो, क्योंकि देखो अभी हाथ के हाथ नोट करते रहोगे तो आपके भी नोट्स बनते रहेंगे। ठीक है, बाद में ना तो कोई वीडियो देखोगे आप, ना आपके पास समय है और ना आप ये नोट्स बना पाओगे। तो वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिएगा गाइस। ठीक है, योजना आयोग बना दिया गया उनको, प्रणब मुखर्जी को, उस समय यंग बंदे थे, उनको नियुक्त किया गया। और उसके बाद बच्चों फाइनली भारत के अंदर एलपीजी यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात हुई। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये, प्रणब मुखर्जी। ग्लोबलाइजेशन और यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, और बच्चों लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कानूनी, यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ एक तो लाइसेंसिंग, प्राइवेट ओनरशिप, लाइसेंसिंग पॉलिसी रिन्यू हुई थी कि जो आपके प्राइवेट कंपनियां हैं उनको मौका दिया जाए आगे आने का। केवल गवर्नमेंट कंपनी से काम नहीं बनेगा, प्राइवेट निजी कंपनियों को आगे आने का मौका दिया जाए। ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसी, कानून को थोड़ा सा हल्का किया गया, मतलब जो पहले लॉज थे, कानून की जो बाधा थी, बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेस्ड जो रिक्वायरमेंट थी, लॉ बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको थोड़ा सा हल्का किया गया, लाइसेंसिंग देने की बात हुई प्राइवेट कंपनीज को। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब 1991 में ऑलरेडी एलपीजी आ गया था, है ना, और महान लोबिस उस समय, फिर बाद में, है ना, आर्थिक विकास, ये सब चलता रहा बच्चों। प्लानिंग लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने ये बोला कि अब हम इंडिया के, केवल इंडियन लेवल पे काम नहीं करेंगे, अब हम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि बाहर के कंट्रीज को, बाहर के देशों को हम लोग बाहर अंदर बुलाएंगे, अपने देश में बुलाएंगे, उनको हम इनविटेशन देंगे, आप आए यहाँ पर अपना कैपिटल अपनी बनाए, पूंजी में निवेश करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। और इसके बीच में जो गांव और शहर का अंतर है, गांव गांव का अंतर है, उन सबको धीरे धीरे खत्म किया जाए बच्चों। तो दैट वाज बेसिकली द एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वही कि निजीकरण को, है ना, लाइसेंसिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, ये सब चीजें बच्चों, यहाँ पे इक्विटी की बात हुई, शेयर होल्डिंग्स की बात हुई, है ना। तो इस तरह से कंपनियों का जो सार्वजनिक बच्चों स्वामित्व था, यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब हो गया
बच्चों आवाज आ रही है? मैं तभी आपसे पूछ रही थी कि आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है प्रॉपर अब? तो बच्चों प्राइवेटाइजेशन का मतलब, निजीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपने जो, वहां पे दो चीजें हैं, या तो वहां की ओनरशिप यानी कि स्वामित्व, या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, है ना। इन दोनों में से आपने, कोई गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको आपने किसी प्राइवेट आदमी को बोला या प्राइवेट कंपनी को बोला कि भाई आप इसमें अपना पैसा लगाओ, यानी कि आपने उसकी इक्विटी, इक्विटी का मतलब हो गया, है ना, आपने उसके थोड़े से शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, बिक्री पे लगा दिया आपने कि भाई आप इसमें, मेरी इसमें 51% हिस्सेदारी रहेगी और आपकी इसमें 49% जिम्मेदारी रहेगी, है ना। तो ये जो बच्चों चालू हुआ, इसी को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। और इसी के बिहाफ पर आगे, आगे क्या हुआ बच्चों, इसी के बिहाफ पर आगे पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बच्चों ये पीपीपी मॉडल यहीं से आगे आया था, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने देश की कंपनियों को, जो पहले अपने लेवल पर होती थी, जैसे कि कानूनी सलाह, हाँ, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं इस समय, तो कानूनी सलाह हो गया, या कंप्यूटर सेवा हो गई, कि भारत में उस समय कंप्यूटर्स आ चुके थे, कंप्यूटर सेवा, मार्केटिंग यानी कि विज्ञापन, है ना, देश से बाहर देने शुरू कर दिए, और डिफेंस यानी कि सुरक्षा। तो यहां पर हमने, है ना, हमने ग्लोबली ये सेवाएं लेनी शुरू कर दी, ग्लोबल यानी कि हमने वैश्विक तौर पे बाहर की कंपनियों को इनवाइट करा कि आप हमें ये सारी सेवाएं जो है वो दीजिए, हमें हमारे यहाँ पे व्यापार करिए और हमारे यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो बात रही एलपीजी की। अब बात करूंगी बच्चों 8वीं परियोजना की, 8 5 ईयर प्लान। तो 8 5 ईयर प्लान इज बेसिकली 1992 से 1997, ठीक है। अब ऑलरेडी हम लोग एलपीजी भारत में लागू कर चुके थे, है ना। तो बच्चों ये योजना जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन म्यूलर, जॉन डब्ल्यू म्यूलर, ये म्यूलर के सिद्धांत पर आधारित थी, ये नोट कर लीजिए। और म्यूलर का सिद्धांत कहता है कि किसी देश की अगर आप तरक्की चाहते हो तो आप वहां पे मानव संसाधन पर ध्यान दोगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन को, मानव को आपको एसेट समझना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स एज एन एसेट। मानव ही आपकी पूंजी है, किसी देश के जो नागरिक होते हैं वो ही वहां की पूंजी है, ठीक है। तो बच्चों उस समय नरसिम्हा राव आए थे यहाँ पर, आपको बताए, तो राव मॉडल उस समय लागू किया गया, राव और मनमोहन। बच्चों मनमोहन उस समय पर फिनेंस मिनिस्टर थे, किस समय की बात हो रही है, ये 1992 की बात हो रही है। 1992 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने राव मनमोहन मॉडल को अलाउ करा, और इसमें हमने बच्चों जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रखा था, इसमें हमने जीडीपी का ग्रोथ रेट रखा 5.6%, लेकिन हमने अचीव बहुत अच्छा करा इस बार 6.68%, ठीक है। और आप मान के चलिए कि हमने इसी दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा दिया गया और उसकी जगह यहां रख दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो आज भी भारत में चल रही है, ठीक है। हाँ, ये 1993। उसके बाद रोजगार बीमा योजना, ये 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था, 1993 सेम। और महिला समृद्धि योजना, विमेन प्रोस्पेरिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा ठीक रहा 8 5 ईयर प्लान आपका।
भारत में कंप्यूटर्स आ चुके थे, भारत में सिविल एविएशन पे काम चल रहा था, भारत में रोजगार पे काम चल रहा था, ग्रामीण विकास पे काम चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे काम चल रहा था, पर्यावरण पे काम चल रहा था। तो मतलब एक तरीके से धीरे धीरे पटरी पर आना हम लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये तो अभी तक की बात मैंने आपको बताई, यानी कि 5 ईयर प्लान की बात बच्चों हमने करी। अब यहाँ से आगे 9वां 10वां 11वां 12 कराऊंगी आपको कल, और कल साथ में आपको नीति आयोग और एसडीजी गोल्स के बारे में कल की क्लास में कराऊंगी। तो आपको आना है कल की क्लास में, वही 7 या 7:15 के बीच में मैं क्लास को लाइव करूंगी। तो जाते जाते गाइज आपको बता दूं कि एक तो अपना फीडबैक जरूर दे जो बच्चे बाद में वीडियो को देखें। गाइज अनअकैडमी का हमारा ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार अपने फीडबैक्स हमें देते रहे। अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपको अनलिमिटेड क्विजेस, वर्कशॉप, इस तरह की बेहतरीन क्लासेस प्लस वर्क मिलती हैं हम एजुकेटर्स से। मल्टीपल लाइव डाउट सेशंस आपको मिलते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बार क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव क्लासेस में अपने फेवरेट एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं, बेटर देन एन ऑफलाइन सेशन। हर सैटरडे संडे आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है। आपको शानदार मौका देते हैं कि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको डिस्काउंट मिले, आपको स्कॉलरशिप मिले, है ना। रैंक 1 को हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसके अलावा जो मेरे प्लस के बच्चे हैं उन लोगों के लिए सुबह 10 बजे लेखपाल का टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आप आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा बैच अभी उन्नत बैच चल रहा है, और इस बैच में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्लासेस ले रही हूँ। 2 से 3 बजे तक ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैना 10 मेरा कोड है। अनअकैडमी में कहीं भी आप जाते हो, कोई भी क्लास में बैठते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस, रैना 10 कोड आपको याद रखना है। ये सारे बैचेस आपको मिलते हैं एक सब्सक्रिप्शन पर। 24 महीने का जो कीमत है हमारा है 500 रुपया पर मंथ, और 12 महीने का 700 रुपए। और बच्चों 12 महीने के साथ अभी हम लोग जो है वो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि 12 महीने में 14 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 10% डिस्काउंट, रैना 10 कोड फिर आपको बता रही हूँ, RAIN रैना 10 कोड आपको इस्तेमाल करना है। और यूपी और बिहार वालों के लिए 8,000 रुपए में हम आपको 6 महीने का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बग्स बाउंटी में हम आपको मौका देते हैं गाइस कि आप अनअकैडमी के किसी भी कंटेंट में अगर गलतियां या इनअप्रोप्रिएट देखते हैं आप उसकी शिकायत हमसे करें, और उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। फ्री सेशन आज मेरी 9:30 बजे से मैराथन क्लास है अनअकैडमी पर, और ये मैं आपको जबरदस्त कुछ कराने वाली हूँ आज समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड। तो भैया आना है आप सभी को। ठीक है, कितने बजे है क्लास? 9:30 बजे। तो अभी बजा है 8:30, 1 घंटे का समय, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद 9:30 बजे मिलती हूँ आपसे अनअकैडमी पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और अपना प्यार हमें देते रहे इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज योर अनअकैडमी। अच्छा, अब विशाखा हमसे पूछ रही थी कि सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। विशाखा स्पेशल क्लास में आओ, वहां बताओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ जाना, बस 10 मिनट के लिए आ जाना। हम ऐसे 5-7 मिनट बाद क्लास शुरू करते हैं जब बताती हूँ। अब देखो हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहे, तो अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, हिंदी में तो लिखना पड़ेगा। अब कंटेंट याद करने की बात है, कहानी की तरह कंटेंट को याद किया जाएगा, है ना। इंग्लिश में भी दिक्कत है, हिंदी क्वेश्चन तो हिंदी में आएंगे। तो ऐसा कर सकते हो कि टर्मिनोलॉजीज को हिंदी टू इंग्लिश आप याद कर सकते हो। ठीक है, वो अभी आना क्लास में, फिर बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलती हूँ सुबह 11 बजे, और साइंस की क्लास के साथ और बाकी की क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।